नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ हैं विद्याभूषण रावत। विद्याभूषण रावत एक रिसर्चर हैं और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुस्लिम्स के साथ में कैसे रिश्ते थे उस पे एक किताब लिख रहे हैं। लेकिन अभी चूँकि सावरकर की एक फ़िल्म आ रही है जिसमें उसके एक्टर रणदीप हुड्डा ने एक ट्वीट कर जिस वक्त ये फिल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ तो एक ट्वीट कर ये लिखा कि सावरकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कई सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के इंस्पिरेशन थे। तो उस पे भी हमने रावत जी से बात की है और भी कई सारे मसलों पे बात की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद का बनाना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेहरू के साथ में कैसा रिश्ता, गांधी जी के साथ में कैसा रिश्ता, कांग्रेस जो उस वक्त की थी जिसके वो अध्यक्ष हुआ करते थे उसके बारे में बहुत सारी बातचीत। तो आप हमारे इस पॉडकास्ट को सुनें और अपना कमेंट दें, हमें सब्सक्राइब करें। और ई न्यूज़ रूम की ये पहली पॉडकास्ट है, इसलिए आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, बात होते रहेगी। हमारे कन्वर्सेशन अब आपको पॉडकास्ट के रूप में मिला करेगा। धन्यवाद। सुने विद्याभूषण रावत जी को। मतलब वो उर्दू वाला जो कनेक्शन आप बता रहे हो, जानते थे? हाँ, वो हिंदुस्तानी बेसिकली वो उन्होंने कहा, उनका एक आइडिया था जिसको मतलब पहले तो बंगाली थे तो इसलिए उनको लैंग्वेज तो नहीं आती, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानी बोलना शुरू किया मिक्स्ड। और फिर उनका एक आइडिया था कि जो बार बार वो उन्होंने लिखा भी है कई जगह पे कि वी शुड राइट हिंदुस्तानी इन रोमन स्क्रिप्ट सो दैट इट बिकम मोर एक्सेप्टेबल टू पीपल एंड दोज हु डोंट नो देवनागरी और उर्दू स्क्रिप्ट। अगर इन दोनों के कॉमन लोग देखें तो बहुत ज़्यादा है, तो दे कैन लाइक इजीली रीड दिस थिंग और एक ग्लोबल लैंग्वेज बन सकती है इवन विदाउट आपके अपने अपने स्क्रिप्ट हैं, लेकिन अगर आप रोमन में लिखेंगे तो आप ज़्यादा एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो इंडिया के लिए तो ये चाहते थे कि यही स्क्रिप्ट पे काम हो एंड हिंदुस्तानी और नॉट प्योरली संस्कृताइज हिंदी और वो सारी चीज़ों को बहुत उनका। और दूसरा जो था, जो उनके सारे एसोसिएट्स थे बहुत बड़े जिनको उनका ट्रस्ट बहुत था मुश्किल, और शुरू से लेके वो बोलते थे, मतलब उनका चाइल्डहुड में वो बोले हैं कि भाई मेरे घर पे मुस्लिम्स आते थे, मैं उनके पढ़ाने वाले भी थे मेरे टीचर, और हमको कभी फील ही नहीं हुआ कि हम अलग अलग हैं, हम लोग एक कॉमन उस पर। तो वो एक उनका मतलब कांग्रेस पार्टी के जब वो प्रेसिडेंट बने तब भी उनके जो उन्होंने पूरा एश्योरेंस किया था कि राइट टू रिलीजियस फेथ विल बी अ वेरी पर्सनल, और ये स्टेट विल गारंटी कि यू कैन हैव योर फेथ एंड एंजॉय दैट थिंग। तो फेथ के माइनॉरिटीज राइट्स को लेकर के बहुत क्लियर थे, कहीं पर भी ये उनका पॉइंट नहीं था कि मतलब माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी के आगे सकम कर देना चाहिए या अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म करके आगे बढ़ने देने से नेवर ए पार्ट। उनकी आज़ादी में जो मुस्लिम्स की कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है, उनके एसोसिएट्स, उनके लोग। और आज़ाद हिंद में भी आप देखिए पूरी गवर्नेंस में हर जगह पे हर स्ट्रक्चर पे जो थे मुस्लिम फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, इवन द पोजीशन ऑफ एडवाइजर्स। आप समझ सकते हैं कि आबिद हसन सफरानी उनके सबसे क्लोज एसोसिएट थे, और जब उनकी यात्रा उन्होंने स्टार्ट की, यानी कि ही हैड गॉन टू जर्मनी, और वहाँ वो हिटलर से करना चाहते थे बातचीत, और बातचीत वगैरह नहीं हुआ। तो वहाँ से जो उनकी यात्रा हुई फाइनली व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी टू जापान, तो वो करीबन 91 डेज का जर्नी था इन सबमरीन, वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस जर्नी। और उस जर्नी में उनके साथ में जो थे वो आबिद हसन थे, और आबिद हसन जो है वो उनके बहुत क्लोज रहे, बातचीत करते उनके हर मतलब इवन लाइक हिज असिस्टेंट। और उसके बाद जापान आए तो उनके पूरे जो पेपर्स हैं, आज़ाद हिंद नाम का न्यूज़ लेटर्स है, कहीं पर भी आप देखिए उनके डिफरेंसेस थे लीडर्स थे, कांग्रेस की लीडर से भी डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस टू अचीव द गोल। डिफरेंसेस हमारे ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं थे। ऑब्जेक्टिव तो था कि एक इंडिया प्लूरल सेक्युलर सोशलिस्ट, इस सोशलिज्म पे उनका भी फोकस थी। और इसको लेकर के इनफैक्ट वो कांग्रेस के जो बहुत सारे लोग थे, तो कांग्रेस का एक पूरा एक जहाज था ओशन,
जिसमें सब प्रकार के लोग थे, राइट विंगर भी थे, लेफ्ट वाले भी थे। तो सुभाष हमेशा ये चाहते थे कि जो है कांग्रेस शुड बी डोमिनेटेड बाय द लेफ्ट, ये उनका हमेशा रहा पोजीशन। और इसमें वो नेहरू को अपना मतलब एक नेचुरल फ्रेंड और नेचुरल कॉमरेड मानते। और नेहरू से जो उनके डिफरेंसेस जो भी हुए, वो डिफरेंसेस आइडियोलॉजी को लेके कभी नहीं, वो डिफरेंसेस एक्चुअली पोजिशनिंग को लेके थे कि पार्टी में कैसे हो, पार्टी में राइट विंग का दबदबा नहीं होना चाहिए। और राइट विंग के लेके उन्होंने साफ लोगों के नाम देते थे, वो चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे वो पटेल हों, चाहे वो मालवीय हों, सबको तो उनको था पोजिशन। और वो चाहते थे कि भाई हमारा एजेंडा में जैसे पूरा जो प्रो पीपल एजेंडा होना चाहिए, लैंड का रेडिकल। तो ये रेडिकलिज्म से परेशानी थी बहुत से लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडिकल तो नहीं, इंडिया लेफ्ट ग्लोबल भी पॉलिटिक्स थी ना चल रही साथ साथ। तो इस कारण से जो है समवेयर और गांधी जी का जो पूरा डिसअप्रूवल था, अब उसमें उनकी पोजीशन ये थी कि कांग्रेस में अगर नेहरू उनके साथ आ जाए तो मतलब वो कांग्रेस को पूरा रेडिकलाइज कर देंगे, चेंज कर देंगे। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस की ये लीडरशिप थी इंक्लूडिंग गांधी, विच वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो उनको लगा कि भाई कि ऐसा ना हो कि पार्टी का पूरा सिस्टम ही बदल जाए। तो वो थोड़ा बैलेंस करके चल रहे थे चीज़ों को कि भाई अभी निगोशिएशंस भी होनी चाहिए ब्रिटिश के साथ में। नेताजी वॉज ऑफ द व्यू बिल्कुल, जैसे एक टाइम पे एक्चुअल में क्या था कि आप जानते हैं कि 1929 के बाद से ब्रिटिश वर लाइक उनको तो छोड़ने का प्लान था। ये तो पूरी प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट तभी से की थी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वगैरह हुई हैं उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और सब चीज़ें हुई। तो उस टाइम पे एक आइडिया उन्होंने फेंका था जो ब्रिटिश ने कि भाई डोमिनियन का। तो डोमिनियन के लिए जो है सारे लोग कांग्रेस पार्टी में ऑलमोस्ट तैयार थे। और कांग्रेस के बाहर भी जो फोर्सेस थी, चाहे वो साउथ में हो, ये जस्टिस पार्टी हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, गांधी हो, इवन मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है, दे ऑल हैड एक्चुअली एग्रीड टू द डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। इसमें दो लोग थे जो डोमिनियन स्टेटस के मामले में बिल्कुल एग्री नहीं थे, वन वाज नेहरू, अदर वाज सुभाष। दे सेड कि नथिंग डूइंग, ये पूर्ण स्वराज से नीचे का कोई एग्रीमेंट नहीं है हमको। अब इस चीज़ को लेकर के ही फिर बाद में बहुत सारा कांग्रेस के अंदर जो है बहुत उथक पटक हुई है। और उसमें क्या हुआ कि जो क्राइसिस में सुभाष से ब्लेम करते हैं नेहरू को इस तरीके से कि ही फेल्ट कि कहीं ना कहीं पर नेहरू जी ने उनको लेट डाउन किया, बिकॉज वो गांधी जी को कोई टेक ऑन नहीं कर सकता। तो गांधी जी ने जो बोल दिया तो फाइनल फिर उसके बाद ज़्यादा बहस होती नहीं थी पार्टी के अंदर। अब नेहरू जो थे वो रेडिकल तो थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है गांधी के अगेंस्ट में, मतलब वो गांधी के अगेंस्ट में इस लेवल पे जाने को तैयार थे, लेकिन उनको छोड़ा जाए या किनारे पे, क्योंकि समवेयर ही फेल्ट कि गांधी अब इंडिया की आज़ादी के सिंबल हो चुके हैं और उनको मतलब इट विल बी टू डैमिंग और डेंजरस अगर ये करें। तो सुभाष को ये लगता था कि ये देखिए इनका पूरा जो चीज़ है वो गांधी जी से ज़्यादा नहीं हो पा रहा। बट ये चीज़ को छोड़ करके ये हो सकता है कि उनको छोड़ना पड़ा, जो भी हो, वो कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर बदल देना चाहते थे उस पर। और लोग ये जानते नहीं ना डिफरेंसेस यहाँ से स्टार्ट हुई। जो सेकंड टाइम वो इलेक्ट हुए थे तो जो वर्किंग कमेटी थी उसको लेकर के डिफरेंसेस हुए थे कि भाई सुभाष चाहते थे कि उनको पूरी फ्रीडम मिले कि अपने हिसाब से वर्किंग कमेटी में, जबकि पुराने लोग थे इंक्लूडिंग गांधी और पटेल और राजेंद्र प्रसाद, सारे लोग चाहते थे कि वर्किंग कमेटी जो है गांधी जी की इच्छा के अनुसार, उनका एक रेजोल्यूशन भी था कि भाई वर्किंग कमेटी जो है तो वो ये कहते थे कि भाई इसको एक जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है वो सिंबॉलिक है और वो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है। तो इस चीज़ को लेके बहुत था, लास्ट में वो उनको छोड़ना पड़ा, वो थोड़ा सी बिकरिंग हुई। लेकिन आई वांट टू टेल यू वन थिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हम लोग क्या हो कि एक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में बहुत जाते हैं, लेकिन जो बड़ा पॉइंट था जब सुभाष यहाँ से चले गए, ऑब्वियसली उस पर डिबेट हो सकती है कि क्या गांधी जी के मनाते या बोलते तो रुक जाते या नहीं रुकते। उनकी ये बात आ चुकी थी, उनको ये था, उनके दिमाग में ये बात बहुत साफ तौर पे आ चुकी थी कि देखिए इंडिया की फ्रीडम के लिए जो है हम लोग को जो है कोई दूसरी पावर से जो काउंटर हैं ऑफ ब्रिटिश, उसके सपोर्ट के बगैर हम फ्रीडम नहीं दे पाएंगे। ये गांधी जी जो कर रहे हैं इतना इजी नहीं है, एंड वी मस्ट हैव दी सपोर्ट ऑफ लाइक से जर्मनी और जापान और सोवियत यूनियन, ये जो फोर्सेज हैं, और इनमें कोई भी अगर उनकी और सपोर्ट करेगा तो हमको करना चाहिए।
इस मामले में जो है नेहरू वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट, क्योंकि नेहरू का कहना था कि भाई ये जो फैसिस्ट फोर्सेस अगर आप देंगे तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा प्रॉब्ली। सुभाष का कहना था कि भाई हमारे को तो अपना ये तो देखना है, तो देयर वाज अ बिग डिफरेंस। वो बोलते हैं कि नहीं, वी हैव टू सी आवर इंटरेस्ट। ये बोल रहे हैं कि भाई आपको कैसे यकीन है कि जो जापान यहाँ पर करेगा या जर्मनी करेगा वो अपना इंटरेस्ट नहीं देखेगा। हाउ डू बिलीव कि अगर हमको आज़ादी कोई देगा तो जापान का तो एजेंडा भी बहुत सिंगापुर तक खींचने का था, तो ये तो एम्पायर से तो अपना स्पेंड कर रहे थे और उनकी आपसी लड़ाई थी। सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट जो थोड़ा इंटरनेशनल समझ रखते थे, या नेहरू हो, अम्बेडकर हो, इवन एम एन रॉय हो, they had actually clearly and categorically said that India should not ally with the fascist forces. तो सुभाष उस मामले में अकेले थे। खैर वो चले गए बाहर जाने के बाद जब वो जर्मनी के गए तो जर्मनी में ज़्यादा बात, उसके बाद जब वापस जापान आए और जब आज़ाद हिंद वगैरह बन गई फौज, आपको मैं लास्ट के जो उनके कम से कम मेरे पास में मैंने आर्काइवल थोड़ा सी दिया था एक्सेस, आज़ाद हिंद से फौज के जो उनका आज़ाद हिंद का माउथॉर्गन होता है वो 15 अगस्त 1945 तक का मेरे पास लास्ट के जो जब चला गया कम से कम 200 के करीब बने, एक पेज का छपता था आगे पीछे। बट आई कैन टेल यू वो जो उनके डिफरेंसेस थे यहाँ छोड़ के चले गए। वहाँ से वो इंडिया के बारे में केवल इंडिया और इंडियन, और वहीं से वो भाषण देते हैं, बोलते हैं महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। और एक भी दिन किसी पेपर में किसी इंडियन रेवोल्यूशनरी, किसी इंडियन पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट उन्होंने एक सेंटेंस नहीं बोला। और ये इतना पावरफुल था, मतलब जो लोग आज ये बोलते हैं डिफरेंसेस को, मैं बोलता हूँ कि लास्ट मोमेंट तक उन्होंने कहा गांधी जी यू हैव टू बी हीरो। नेहरू को उनकी आज़ाद हिंद एक ब्रिगेड नेहरू के नाम पे थी, एक ब्रिगेड गांधी के नाम पे, एक ब्रिगेड सुभाष के नाम पे, एक ब्रिगेड रानी झांसी की रानी के नाम पे, तो आज़ाद ब्रिगेड थी। तो कैन यू इमेजिन दैट इतना सेक्युलराइजेशन प्रोसेस उनके उस पर। और एक मतलब उनके पेपर में मुझे आज मिलता है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ में देख रहा था, मोमिन कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं और इतना बड़ा हेडिंग करके देते हैं, मोमिन्स प्लेस फॉर इंडिया यूनिटी, और पूरा बड़ा भारी का गोरखपुर में सम्मेलन हो रहा है, उसका वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये जो है बिल्कुल माइन्यूटली जो है इंडिया की, जैसे वहाँ बैठे हुए ना और रोज रोज कोई ना कोई खबर नोट कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि भाई ये जो पसमानदा मुसलमान, पसमानदा का सवाल जो है उनके यहाँ मैंने देखा, दलित का क्वेश्चन को लेकर के फिर लगातार लिखते रहे कि जब कैबिनेट मिशन का प्लान आ रहा था तो जो डोमिनियन का वो सब चीज़ था, वो लगातार वॉर्न करते रहे कि इंडिया को जो है गांधी जी को नहीं जाना चाहिए और गांधी जी शुड नॉट उनको लॉन्च करना चाहिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने फाइनली लॉन्च करने के बाद तो ही वॉज ओवरजॉयड, यस वी मस्ट सपोर्ट इट। तो मैं मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ से आके उन्होंने कभी भी इंडिया के किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ में, अपने किसी कॉन्टेम्प्रेरी साथ के जो है किसी के खिलाफ में एक सेंटेंस उनके पूरे में रहता। ही वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम दिस प्रेजुडिसेस, उनका वो डिफरेंसेस था, लेकिन उनको लगा कि यहाँ से हम सब लोगों का एक ही एम है कि टू लिबरेट इंडिया। अब वो लिबरेट कुछ कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को वो हमेशा मानते थे कि इट्स द पार्टी ऑफ इंडिया फ्यूचर। ये उन्होंने कभी नहीं बोला कि कांग्रेस नहीं कर सकती। ये इंडिया में जब रहे होंगे तो बिगरिंग रही होगी, जब डिफरेंसेस थे तब भी उन्होंने नहीं कहा, तब भी वो गांधी को महात्मा जी ही बोलते थे और बड़ी बड़ी हेडिंग्स ऊपर होते थे, महात्मा जी, महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है सब जगह। तो आज जिस तरह से लोग मतलब उनको यूज़ कर रहे हैं कि भाई नेताजी का नाम लेकर के, अब देखिए नेताजी की फाइल्स रिलीज करी सरकार ने, इसका क्या एम था? फाइल्स का एम ये था कि नेहरू को किस तरह से बदनाम किया कि भाई नेहरू ऐसे हैं, नेहरू ने ये नहीं किया, नेहरू मतलब नेताजी की डेथ भी तो उसको भी एक्सेप्टेंस नहीं, उसमें भी नेहरू को कहीं घुसा दो कि भाई वो ले आए। नेहरू का क्या उसमें रोल है? वो जापान सरेंडर किए, सबको करना था, आज़ाद हिंद को भी सरेंडर करना पड़ा था। तो जब एक हॉस्टाइल पावर आपको टेक ओवर करेगी, क्योंकि ये ऐसी पावर नहीं थी, हॉस्टाइल थे अमेरिकन और ब्रिटिश, तो वो तो आपके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर पकड़े जाते तो क्या होता, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू वुड हैव गॉट। और उसके अलावा जो चीज़ें थी तो वो लोग क्योंकि स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, लोग सोचते हैं कि सब एक करा लिया, ऐसे करके हो गया, और आज़ाद हिंद के लोगों को क्यों नहीं आर्मी में लिया, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। बहुत सारे लोग अभी भी इससे सफ़र करते हैं कि वो देखिए उस जमाने में जो है जब आज़ाद हिंदी के ऊपर भी पार्लियामेंट में डिबेट हुई और नेहरू ने यही कहा कि भाई देखिए मैं आई विल गो विद द एडवाइस ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स,
आर्मी के जनरल अगर तैयार हो तो हम तैयार हैं। जनरल कोई तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक प्रकार से समझ रहे थे कि भाई ये आर्मी के जैसे होता है डिजर्टर्स आर्मी है। उन्होंने एलिगेशन किए कि भाई हमारे साथ है, लड़कों आ गया, सरेंडर किया, तो सरेंडर करने के बाद अपना नहीं छोड़ना चाहिए था। तो एक प्रकार से अपने ही उसमें आर्मी के जनरलों में डिफरेंसेस थे। तो आर्मी जनरल्स, आर्मी की लीडरशिप नेवर वांटेड टू टेक बैक द आज़ाद हिंद। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर नेहरू ने बोला कि नहीं, क्या आर्मी में ना भी होता, हर जगह उनको वी विल रिक्रूट देम, जिस भी जगह पे हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर है ये ठीक है कि आर्म फोर्सेस का मामला है, आई एम लिस्ट इस पार्लियामेंट ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन ये चीज़ें, इनकी जो बेटी है अनीता, वो जब नेहरू को लिखती थी, उनको उनकी पढ़ाई को लेकर के गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया। नेहरू खुद उसमें इंटरेस्ट है कि भाई इनका पैसा होगा, हमको भेजना चाहिए, कितना भेजना चाहिए, उनके कॉरेस्पॉन्डेंस पूरे हैं। जो इंडियन हाई कमीशन है, इंडियन एम्बेसी है वियना में, वहाँ पैसे भेजे जाते थे, हाँ प्रॉपर चैनल। और जब वो इंडिया आ रही थी तो बाकायदा उन्होंने उसको एडवाइस किया कि आप आइए और यू शुड गो टू योर फैमिली फर्स्ट इन कोलकाता, एंड जब वहाँ से आप पूरा फ्री हो जाएं तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू स्टे एट माई होम। तो अनीता जो है उनको नेहरू जी के घर पे भी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में। तो अब इतना कोई करने के बाद सारी कहानियाँ कह दें। अभी बहुत से लोगों के मेमोयर्स हैं, जो आज़ाद हिंद के पुराने लोग हैं जो अरेस्टेड थे, उनके सबके मेमोयर्स हैं कि सिंगापुर में जब सरेंडर हुआ था पूरी आज़ाद हिंद ने, और नेहरू वेंट देयर, और नेहरू ने जो है वहाँ पर पूरी बात किया, मतलब उनके पूरे नेगोशिएशन थे लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह थे कि भाई दिस पीपल शुड नॉट बी ट्रीटेड बैडली। बहुत उस पर बात हुई है। अब तो कई लोगों ने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि वी वर नॉट ट्रीटेड बैडली बाय द ब्रिटिश। और इधर भी जो दिल्ली में जो है जो 3 बड़े लीडर्स थे, शहनवाज खान और गुलजार सिंह ढिल्लो और पीके सहगल, उन पे जब पूरा केस चला तो नेहरू को वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एक्चुअली वो केस लड़े, और लाल किले में तो बहुत बात। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि देखिए उनके नाम इस्तेमाल करके आप जो कम से कम फ्रीडम मूवमेंट को जो है बदनाम नहीं करें, क्योंकि ये जो पूरी डिफरेंसेस हर एक के होते हैं, डिफरेंसेस थे उनके। मैं डिफरेंसेस का मतलब नहीं कि उन्होंने एक दूसरे को इंसल्ट नहीं किया। और ये चीज़ हमेशा मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए हो सकता है कि मतलब जो नेताजी जब जर्मनी गए या जापान गए तो वो उस जमाने के लोग जो जानते थे, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जानती थी, वो अपने उनको लग रहा था कि भाई हम ब्रिटिश से हमको आज़ाद करने के लिए पावरफुल चाहिए, ऐसे खाली सैनिक है, ब्रिटिश राज इज माइटी राज, उसको हराने के लिए उनका वैसी ताकत चाहिए हमको। यहाँ जो हमारे लोग थे वो जान रहे थे कि भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो दैट्स वाई वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से हो। और वो उनका था कि भाई ब्रिटेन में अपने आप में डेमोक्रेसी है, तो वहाँ गवर्नमेंट चेंज होंगी तो ये भी एक प्रोसेस होगा कि इंडिया विल ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा निगोशिएशन। तो ये बेसिकली निगोशिएशंस के इशू थे। और हमारे यहाँ भी क्या है कि जो खास करके संघ परिवार के हिस्टोरियंस हैं वो हर एक चीज़ में कि ढूंढ के निकाल रहे हैं। कोई बोला सावरकर ने सीखा, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अगर एक चीज़ जो सबसे स्ट्रांग है वो ये चीज़ है कि सेक्युलरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू में वो कंबाइन नेताओं से आगे हैं। उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनके आज़ाद हिंद में जो उनके एसोसिएट्स हैं, उसको अगर हम सारा देख लें, आज़ाद हिंद का मोटो, आज़ाद हिंद की लैंग्वेज, वो सारा का सारा तो जो है कहीं मैं अभी देख के भी आप देख सकते हैं कि एतबात था और क्या 3 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो ड्रॉइंग किए थे उन्होंने, वो भी मैं आपको भेज दूंगा आप उसमें इतिहाद और 3 सेंटेंस का नाम बोलूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये समझने की इसको ज़रूरत है कि क्यों वो चाहते थे। और उनके पूरी रेजिमेंट में जितने लोग थे उसमें शहनवाज खान बड़े इंपॉर्टेंट थे, और जनरल कियानी जो थे जो बाद में पाकिस्तान में बने, ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द आर्म फोर्सेज। आगे कियानी का पूरा ऑटोबायोग्राफी है, उसमें वो बोलता है कि ऐसे आदमी पूरे रेवोल्यूशनरी, वो अपने पाकिस्तान में जाने के बाद भी लिखते हैं। और बल्कि कियानी यहाँ तक लिखते हैं कि नेहरू ने बहुत कुछ कर दिया पाकिस्तान में, तो हमको जो है आज़ाद हिंद के साथ होने पे बड़ा शक से देखा गया इनिशियली जो लीडरशिप थी वहाँ की। और वो आज़ाद हिंद को फौज के जो लोग थे उनको वहाँ आर्मी में इसलिए लिया गया कि उस समय
तुरंत जो है कश्मीर का वॉर शुरू हो गया और इनके पास लोग नहीं थे, दैट्स व्हाई दे वर टेकन इनटू द फोर्सेस। वहाँ भी उन्होंने लड़ा। तो बोला कि भाई फौजी का काम होता है जहाँ वो जो नेशन उसका है उसी के लिए लड़ेगा वो। तो ये कई लोग कई चीज़ें निकालते हैं कि भाई मुस्लिम थे, कहीं उन्होंने तो धोखा दे दिया उनको, ये भी नई नई थियरी निकालने में माहिर है हमारे यहाँ लोग। बट ही वॉज लाइक वेरी वेरी कैटेगोरिकल ऑन दिस थिंग कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो सब साथ में ही है। इंडिया का फ्यूचर एक प्लूरलिस्टिक सेक्युलर सोसाइटी में ही है। और ये लोग तो उनमें इधर कोशिशें जो हो रही हैं कि जैसे सावरकर का है, देखिए सावरकर से नेताजी क्या सीखेंगे? नेताजी मतलब ही वॉज ए वेल रेड पर्सन, ही वॉज नॉट जेल डायरीज देख रहे हैं उनकी, हर चीज़ पे उनके वो है, वो कास्ट को लेके बात कर रहे हैं, वो बुद्धिज्म को लेके बात कर रहे हैं, वो इस्लाम को लेके भी बात कर रहे हैं कि भाई एक चीज़ उन्होंने लिखा कि जो हम बोल रहे हैं कि मुसलमानों का राज था, वो कब था भाई? वो राजा मुसलमान था। उन्होंने कहा कि मुगल की बात है, ये भी उनका एक बहुत वो है। उन्होंने कहा कि हम लोग होते मुस्लिम पीरियड, अरे मतलब मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल क्या था? मुस्लिम किंग था, उनके राजकाज में सारे हम लोग थे। हाउ कैन यू से दिस थिंग? तो ये पूरी मतलब मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का जो है मेनली जो है हम लोग क्या हो रहा है कि जो बड़े आइकॉन्स हैं उनको जो है उनके पूरा नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं उनको कि उनकी भाई कुर्बानियाँ कितनी थी इतना बड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कुर्बानियाँ को तो बिल्कुल वी ऑल पीपल सैल्यूट, बट उनके आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी देखने पड़ेंगे। जैसे मैं सावरकर के नाम पे भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो बोलूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, but I'm not ready to accept all those things। मैं ये बोल रहा हूँ कि सावरकर को आप देखें तो उनके आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखिए, और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में तो हिंदुत्व वाले के लिए पचाना मुश्किल हो जाएगा। गाय के मामले में उनके क्या विचार है? हिंदुत्व वाले बोले कि एक्सेप्ट करते हैं क्या? वो तो गाय को माता नहीं मानते। तो अगर इनको देखना हो तो इनके आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखिए, क्योंकि देखिए ब्रिटिश पीरियड में थे, कुछ गया, कोई जेल गया, किसी ने कुछ ले लिया, इधर कुछ किसी का घर पे कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, ये है ज़्यादा कम होता है, कोई ज़्यादा जोश से कर सकता है, कोई नहीं सहन कर पाता। तो मैं उस मामले में मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि देखिए सब लोगों ने फाइट किया, मोस्ट ऑफ देम वांटेड, ये चीज़ में कुछ ने ज़्यादा कर दिया, कुछ ने बाद में कर दिया, लेकिन सब निगोशिएशन में थे ब्रिटिश के साथ में। अब उसको कोई कम ज़्यादा इस मामले में कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो रियल चीज़ है वो है इनके आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, इनका विजन अबाउट इंडिया क्या है। तो विजन अबाउट इंडिया सावरकर और सुभाष चंद्र बोस का कभी मिल नहीं सकता है। एक का बिल्कुल इंक्लूसिव विजन है, एक कह रहा है कि साहब हमारा जो पूरा सुपीरियरिटी, जो हमारी जो रेशल सुपीरियरिटी, तो कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये चीज़ें जो आज के दौर में जो है मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। ये जो बहस है, जो लोग इसको एक कन्वीनियंटली बना दे रहे हैं कि देश के लिए मरे, भगत सिंह के बारे में हम बोलते हैं, भगत सिंह का आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट देखिए, उनको तो खैर बहुत रेवोल्यूशनरी लाइफ, नो डाउट कि 23 years of age, he had so much of, he has read so much of, लेकिन सेक्रीफाइस अपार्ट जो मेन है कि उनका विजन अबाउट इंडिया क्या है, मुझे इस पे मेन सोचने की जरूरत है। और विजन अबाउट इंडिया चाहे नेहरू का ले लें या सुभाष का ले लें या बाबा साहब अम्बेडकर का ले लें या किसी और का ले लें, तो वो एक ही कॉमन विजन है। इनके अचीव कैसे करेंगे इसमें थोड़ा डिफरेंसेस हो सकते हैं। और एक क्योंकि ऑल दीज पीपल वर जैसे आप बोलते हैं कि एक ही टाइम फ्रेम के हैं, तो इसलिए उनके हो सकता है कोई पर्सनल ईगोज भी हो सकता है। कभी कभार मैं भी पॉलिटिकल लीडर हूँ, एक पार्टी का, आप दूसरे पार्टी के, बट ब्रॉडली अगर देखें तो सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, इंक्लूजन, ये उनके बेसिक स्टेट वेलफेयर स्टेट, ये उनके जो है बेसिक है। और मेरे को लगता है कि इन चीज़ों पे हमको फोकस करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये देश के लिए कौन कितने बार जेल गया, सल्यूट है सबको, जेल गए, फांसी पे लटके, लेकिन उनका मेन जो चीज़ मैं मानना चाहता हूँ वो ये मानता हूँ कि उनका विजन अबाउट इंडिया क्या है। और विजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे जो इंडिया की पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट है, उसका विजन तो सेक्युलर इंक्लूसिव इंडिया का है। उसका विजन कभी किसी एक कम्युनिटी को, मुस्लिम हो चाहे कोई दूसरे हो, उसको आइसोलेट करने का, उसको ह्यूमिलिएट करने का नहीं। अगर कोई ये बात करना चाहता तो कम से कम सुभाष से लेकर के, नेहरू से लेकर के, अम्बेडकर या गांधी हो, डिसएग्री करने भगत सिंह को, कोई कभी किसी मुस्लिम से ये सवाल कर दे कि भाई तुम कितने साल पहले इंडिया आए थे, कब आए थे, कब तक रहोगे, nobody ever question these things, and this is very important।
क्योंकि जो लोग बार बार इस चीज़ को लाके किसी के नाम लेके उसने नेहरू के साथ कैसे किया, उसने गांधी के साथ कैसे किया, सब किनारे भी कर दें तो उनका पूरा जो राइटिंग्स है, उनके जो पूरे इश्यूज है लाइफ लॉन्ग, उसको देख लीजिए तो आई नेवर कम अक्रॉस एनी राइटिंग ऑफ नेताजी, ऑफ भगत सिंह, ऑफ नेहरू, ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। तो एक पूछे कि भाई तुम कब से आए, क्यों आए, जब तुम इंडिया में सेकंड ग्रेड सिटीजन रहोगे। तो एवरीबडी वांटेड इंडिया, ए कॉम्बाइन इंडिया, एक कलेक्टिव इंडिया, जिसमें सब लोग अच्छे आगे बढ़े, पले फूले और ऑल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया। आपने किताब का नाम क्या सोचा है? अभी तो मैं उसको ज़्यादा रिवील नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सोचा तो नहीं है, मुझे सोचा आई ने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ ऐसा नेताजी है कुछ। आप भी मेरे को सजेस्ट कर दीजिएगा कहीं भी आए तो हाँ रियल करूँ मैं आपको जब बताऊंगा तो कंटेंट में तो 6 चैप्टर तो मैंने लिख दिए हैं। और क्योंकि मैं ये दूसरा काम भी कर रहा था ना गंगा का, तो इसमें काफ़ी जाना पड़ रहा है। ये भी बड़ा फैसिनेटिंग होगा, तो मैं भेजूंगा तो आप उस पर स्टोरी कर सकते हैं।